नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का अहम फैसला। जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी। चीनी सीजन 2020-21 के लिए एथेनॉल गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च एथेनॉल मूल्य को मंजूरी और भारतीय कपास निगम को 17,408.85 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन को भी मिली मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा में जिनोम सेवियर समुदाय कृषक पुरस्कार किए वितरित। जिनोम सेवियर समुदाय किसानों के समुदायों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार के लिए देश के कई संस्थानों को शामिल किया गया, जिन्होंने जिनोम को लेकर बेहतर काम किया है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर। राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें हुई बर्बाद। तिरुवरूर जिले में भी धान की खड़ी फसल को भारी बारिश से काफी नुकसान। अब किसानों को फसल बीमा से मुआवजे का इंतजार। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का हुआ समापन। नदियों सरोवरों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य। 36 घंटे के व्रत का भी हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। पादप जिनोम सेवियर समुदाय पुरस्कार कृषक मान्यता किसानों और किसानों के समुदायों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। पादप जिनोम सेवियर समुदाय पुरस्कार 2016-17 और 2019-20 का पुरस्कार वितरण केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पूसा संस्थान में किया। इस पुरस्कार में उन संस्थानों को शामिल किया गया जिन्होंने जिनोम को लेकर बेहतर काम किया है। कृषि क्षेत्र में लगातार नए शोध और नवाचार के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में किसानों की आय को दोगुना किया जाए, साथ ही उत्पादन क्षमता में भी परिवर्तन किया जाए ताकि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। इस कड़ी में लगातार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रयास कर रहे हैं ताकि किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ाया जा सके। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कल हुई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके तहत किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास किया गया। कैबिनेट की बैठक में कपास की खेती करने वाले किसानों, जूट से जुड़े श्रमिकों और एथेनॉल को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। पेश है ये खास रिपोर्ट। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 2014-15 से 2020-21 के लिए भारतीय कपास निगम को 17,408.85 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन को मंजूरी दी है। इससे कपास से जुड़े किसानों को फायदा पहुंचेगा। कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जो पिछले 2 वर्ष थे कोविड के समय, जहां एक और कपास का मूल्य कम था बाजार में, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि सरकार की इंटरवेंशन भी हो। पिछले साल भी अगर ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये पिछले 2 सालों में इंटरवीन नहीं करती तो जो फार्मर्स हमारे जो उचित मूल्य पे बेच पाए, करीब 55,000 करोड़ उनके खाते में गए। और आगे के लिए भी उनको एक एश्योरेंस है कि जब भी प्राइसेस घटेंगी, उनको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल को अगर उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया, कंजम्पशन घट गया, कभी कॉटन के प्राइसेस कम होंगे, तो उनको ये एश्योरेंस भी इस डिसीजन से दिया गया है कि फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए फार्मर्स तक सरकार पहुंचेगी और उनके कॉटन की खरीद करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी है। इस फैसले से 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को जूट बैग में पैक किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 3,70,000 श्रमिकों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को मंजूरी दी गई है। ये हर साल दी जाती है
और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने चीनी सीजन 2020-21 के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल मूल्य को मंजूरी दी है। सी भारी शीरा से निर्मित इथेनॉल की कीमत 45.69 रुपए प्रति लीटर से 46.66 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई जा रही है। बी भारी शीरा से निर्मित इथेनॉल की कीमत 57.61 रुपए प्रति लीटर से 59.08 प्रति लीटर रुपए और गन्ने के रस, चीनी सिरप से निर्मित इथेनॉल की कीमत 62.65 रुपए प्रति लीटर से 63.45 रुपए प्रति लीटर तक की जा रही है। कैबिनेट ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार अब वर्ष 2025 तक 20% ब्लेंडिंग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले लक्ष्य 2030 तक था, अब 2030 तक के लक्ष्य को भी प्रीपोन करके 2025 तक किया गया है। सांसद अब अपनी सांसद निधि की राशि का इस्तेमाल बखूबी कर सकेंगे। कोरोना काल में बंद कर दिए गए सांसद निधि की राशि इसी सत्र से अब उपयोग में आएगी। साल 2021-22 के लिए सांसदों को 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि बाकी बची अवधि में सांसद 5 करोड़ रुपए अपने संसदीय क्षेत्र के विकास पर खर्च कर सकेंगे। सांसद निधि का पैसा जनता के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है, जहां सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में जनता की जरूरतों के हिसाब से उस पैसे का उपयोग करते हैं और जनता के दुख दर्द में भागीदार बनते हैं। कोरोना काल में यह राशि बंद कर दी गई थी, अब जब ये शुरू होगी तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को भारतीय कपास निगम को प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन को मंजूरी दी। इस फैसले से कपास से जुड़े सैकड़ों किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस पर वस्त्र मंत्रालय सचिव से खास बात की हमारे संवाददाता उर्मिलेश ने और विस्तार से समझने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में इस कैबिनेट के फैसले से किसानों को कितना लाभ होगा। सर, आज कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कॉटन और जूट को लेकर के। क्या कुछ इस फैसले में है सर? कॉटन और जूट दोनों जो है वो इंडिया में जो हमारे कैश क्रॉप्स हैं उसमें दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स हैं। तो पहले तो मैं कॉटन की बात करूं तो कॉटन ऐसा है कि इंडिया कॉटन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। जो संसार में जितना भी कॉटन का उत्पादन होता है उसका करीब 25% कॉटन जो है वो केवल भारत में उत्पादन किया जाता है ना। वैसा हुआ था कि 19-20 और 20-21 जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों सब लोगों को इस 2 साल में सब लोग अफेक्ट हुए थे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अफेक्ट हुई थी। तो जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चूँकि सरकार के निर्देश के अनुसार एमएसपी पे कॉटन खरीदा था और मार्केट फोर्सेस के अनुसार उन्होंने बेचे, जबकि उनका काफ़ी बेचने का प्रोसेस जो है वो थ्रू ई ऑक्शन होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो इसमें जो घाटा सहना पड़ा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, उसकी भरपाई करने का भारत सरकार ने आज फैसला लिया है। जो कैबिनेट ने आज फैसला लिया है, इस फैसले से इससे जो जुड़े लोग हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? पिछले साल भी अगर ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये पिछले 2 सालों में इंटरवीन नहीं करती तो जो फार्मर्स हमारे जो उचित मूल्य पे बेच पाए, करीब 55,000 करोड़ उनके खाते में गए। और आगे के लिए भी उनको एक एश्योरेंस है कि जब भी प्राइसेस घटेंगी उनको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल को अगर उत्पादन ज़्यादा बढ़ गया, कंजम्पशन घट गया, कभी कॉटन के प्राइसेस कम होंगे, तो उनको ये एश्योरेंस भी इस डिसीजन से दिया गया है कि फ्यूचर में भी अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए फार्मर्स तक सरकार पहुंचेगी और उनके कॉटन की खरीद करेगी। सर, डीडी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और देश में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार और औद्योगिक संगठनों को एक मंच पर लाने के क्रम में नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कृषि उद्योग व किसानों को सरकार के साथ संवाद के लिए जोड़ने के बेहतर माध्यम हैं। पेश है ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट।
केंद्र सरकार देश के किसानों को कृषि आधारित नवीन तकनीक से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के नीतियों और आयोजनों को बनाने में मदद मिलती है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों का उत्साह बढ़ता है और उसका फायदा कृषि के क्षेत्र को भी मिलता है, सरकारों को भी मिलता है। कार्यक्रम के आयोजक और ICFA के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद सरकार, उद्योग व किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समन्वय स्थापित करवाना है। जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो और इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं फार्मर्स को सर्व करने के लिए, और दोनों को मिला के जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है या गवर्नमेंट को दोनों तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है, तो तीनों का एक संगम जैसा है यहाँ पे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश पिछले 4 वर्षों से लगातार सिरमौर बना है खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। आज भरपूर मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न है। इस वक्त हमें क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज हॉर्टिकल्चर सेक्टर मिला अच्छा लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग आगे एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सम्मेलन में मौजूद कृषि विशेषज्ञों ने इस तरह के कार्यक्रमों को कृषि क्षेत्र से जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी बताया। I believe that Brazil and India, as countries that have achieved so much in agriculture, have to get closer and closer in this area. अब हम शॉर्टेज की सिचुएशन में नहीं है, एक सरप्लस की सिचुएशन में आ गए हैं। तो इस सिचुएशन में अपना गोल को बदलना, अधिकतर जोर नई शिक्षा नीति में दिया गया है कि किस तरह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्यमी बनाएं, एंटरप्रेन्योर बनाएं। तो उद्यमी बनाने के लिए आपको नई नई तकनीकियों का सहारा लेना पड़ेगा। हमने उत्पादन तो बहुत कर लिया है और सरप्लस भी है, लेकिन अब हमें फूड सेफ्टी की ओर ध्यान देना है। ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि यदि महिलाएं इसमें आगे आएं और आगे बढ़ें, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। सभी को विचारों का आदान प्रदान होता है आपस में, और फार्मर्स का पार्टिसिपेशन भी आता है, ग्राउंड लेवल की हकीकत का भी पता चलता है। इस दौरान कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, उद्यमियों और किसानों को भी सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इससे एक ये मैसेज जाएगा कि अब नॉर्मलसी रिटर्न हो रही है और किसानों को जो भी अब आने वाली फसल बोनी है या हार्वेस्ट करके मार्केट में लानी है, लाएं। Such programs are very important. Why? Because they bring in all the activities that are happening in different states. छोटे उद्यमी अगर उनको मार्केट का जोड़ना है, सहकारिता के जरिए ही पॉसिबल। हम अपने किसान भाइयों को उनके बीज से लेकर जहाँ तक कि कंज्यूमर की थाली तक जब तक वो प्रोडक्ट नहीं जाता, उसके लिए हमारे पर पॉलिसीज हैं। इन प्रोग्रामों से ही फायदा हुआ है, इन प्रोग्रामों से ही हमने सीखा है। फार्मर्स के लिए लगभग 20% दाम ज़्यादा मिलता है और रिटेल स्टोर्स को 10% कम पे हम बेचते हैं। हमारे साथ हर महीने 50,000 फार्मर काम करते हैं और 60,000 रिटेलर्स काम करते हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन से जुड़ा ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है जहां सरकार, उद्योग और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर न केवल अन्नदाता के हित में सार्थक चर्चा की, बल्कि कृषि विकास को तरक्की की राह पर ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। राजधानी दिल्ली में आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में एक और जहां पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर न केवल गंभीर रूप से चर्चा हुई, बल्कि दूसरी ओर कृषि उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए वैश्विक स्तर का रोजगार, व्यापार और कारोबार से जुड़ा मंच प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात छठ पूजा की। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है, जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि छठ महापर्व पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का धूमधाम से समापन हुआ। निर्जला व्रतियों ने भगवान भास्कर की सुबह की आराधना के साथ ही इसे पूरा किया। हिंदू मान्यताओं में छठ ही ऐसा महापर्व है जिसमें शाश्वत सूर्य की आराधना होती है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ प्रकृति की भी पूजा होती है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पूर्वांचल एकता मंच की तरफ से भव्य घाटों की तैयारियों के साथ महापर्व का आयोजन किया गया।
जिसमें पूर्वांचल मोर्चा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छठ मैया के इस पर्व पे पूरे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया, सूर्यदेव, सभी हमारी माई, हमारी बहनी जो सब अपने अपने मन में भाव आस्था रखे हैं उनकी वो संपूर्ण हो और प्रभु उन पे कृपा बनाए। ये अपना पूर्वांचल एकता मंच जो 24 वर्षों से हमारी ये संस्था छठ की महापर्व को मनाती आ रही है, इस बार ये डीडीए ग्राउंड में जगह मिला है मनाने की। पहले तो इसको जिस दिन शुरू हुआ उस दिन पूरे दिन कुछ लोग जो माता के आस्था को नहीं समझते हैं उन्होंने इसको रुकवाने की भी कोशिश करी, लेकिन विधायक जी आए और इन्होंने डीडीए से बात करके और हमारी ये सारे कामों को पूरा कराया। 4 दिनों तक चलने वाले इस निर्जला त्योहार में पहला दिन नहाय खाए का होता है, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन शाम के समय अस्त होते सूर्य की आराधना और चौथा दिन सुबह में उदयमान सूर्य की आराधना पूजा के साथ व्रत का समापन होता है। बिहार जन जागरण समिति ने कड़ी मेहनत से घाटों की तैयारियां की, जिसमें पूजा के साथ सांस्कृतिक आयोजन भी चलता रहा। जितने भी पर्व है सनातन धर्म में सबसे महापर्व, सबको पर्व कहते हैं, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसको हम महापर्व कहते हैं। इसमें आज आप हमारे इसी घाट पे हैं और इतनी शक्ति है जो आज आप भी अपनी आस्था के बारे में अगर पूछते हैं तो आज अपने दिल से ही कुछ मांग लीजिए और देखिए अगले साल ही आपका पूरा होगा। इसीलिए ये हर साल जो है ना भीड़ और आस्था लोगों की बढ़ती जा रही है। लोक आस्था के इस महापर्व में धर्म, अध्यात्म और आस्था के अलावा प्रकृति पूजा का भी बेजोड़ संगम है, जिसमें भगवान भास्कर की आराधना के अलावा प्रकृति पूजा, स्वच्छता और जीवन जीने की सादगी है। लोक आस्था के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। ऐसा कहा जाता है यह एक ऐसा महापर्व है जिसमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की आराधना की जाती है और ऐसी भी मान्यता है कि इस पूजा से लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। कैमरामैन मूर्ति के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से राज्य के कई जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें चेन्नई, तिरुवल्लूर, रानीपेट, वेल्लोर, सेलम, कल्लाकुरुची, तिरुपत्तूर और तिरुवन्नामलाई शामिल हैं। दक्षिण रेलवे ने पटरियों पर जलाव के लिए कारण मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स से तिरुवल्लूर और उसमें आगे पश्चिम खंड पर उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि अन्य 3 खंडों पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं रविवार के कार्यक्रम के अनुसार कम आवृत्ति में संचालित की जा रही हैं। रात भर हुई बारिश के कारण दक्षिण चेन्नई के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। कई जिलों में भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तिरुवरूर जिले में भी धान की खड़ी फसल को भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के 250 और तटीय सुरक्षा के 350 से ज्यादा जवानों सहित सरकार के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित पूरा अमला राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के पुदुचेरी और क्राइकल जिले में भी लगातार 3 दिन से जारी वर्षा के कारण सभी स्कूल और कॉलेज आज भी बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पुदुचेरी में आने वाले दिनों के लिए तेज वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। खराब मौसम के कारण चेन्नई को आने और चेन्नई से जाने वाली 4 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और मेट्रो सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया है। चेन्नई के कई घरों में भी पानी घुस गया है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मंडी भाव पर। इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार के खरीद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए 8 नवंबर तक 209.52 LMT से अधिक धान की खरीद कर ली है।
चल रही धान की खरीद से अब तक लगभग 11,57,000 किसान 41,066 करोड़ 80 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ लाभान्वित हुए हैं। बता दें कि पिछले वर्षों की तरह ही केएमएस 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बात धान की बुआई की करें तो देश भर में इन दिनों रबी धान की खेती चल रही है। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 63,000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 3,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 4,34,000 हेक्टेयर रहा था। दूसरे राज्यों के मुकाबले तमिलनाडु में धान की बुआई आगे चल रही है। यहाँ अब तक 3,28,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जा चुकी है। तेलंगाना में धान का रकबा 29,000 हेक्टेयर के पार पहुँच गया है। वहीं कर्नाटक में 13,000 हेक्टेयर जबकि आंध्र प्रदेश में 2,000 हेक्टेयर में धान बोई जा चुकी है। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में 9 नवंबर को सोना क्वालिटी की धान का भाव रहा 2,212 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,212 रुपए पर बना रहा। इसी तरह केरल की पुल्लेपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान का भाव स्थिर रहा। यहाँ 9 और 10 नवंबर को धान 1,950 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में भी धान के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ 9 नवंबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 1,930 रुपए। 10 नवंबर को भी भाव 1,930 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की रूरा मंडी में 9 नवंबर को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,940 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1,940 रुपए पर हुए। तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी तिल की बुआई अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं कुल तिलहनी फसलों की बुआई चालू रबी सीजन में बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक तिलहन किसानों ने 25,33,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 20,01,000 हेक्टेयर रहा था। दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान में तिलहन की बुआई आगे चल रही है। यहाँ अब तक 16,91,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कुल तिलहन का रकबा 5,96,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 1,25,000 हेक्टेयर जबकि कर्नाटक में 52,000 हेक्टेयर में तिलहन बोई जा चुकी है। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 9 नवंबर को तिल का भाव रहा 9,325 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में 270 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 9,055 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 नवंबर को काले तिल का भाव था 12,813 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में 687 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 13,500 रुपए। हालांकि सावरकुंडला मंडी में ही सफेद तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 नवंबर को सफेद तिल 10,250 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 9 नवंबर को तिल का भाव रहा 9,750 रुपए। 10 नवंबर को इसके सौदों में 350 रुपए की तेजी आई और भाव 10,100 रुपए पर जा पहुंचा। जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में मंगलवार को तिल का भाव रहा 9,950 रुपए। बुधवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 9,950 रुपए पर बना रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 9 नवंबर को तिल का भाव था 14,750 रुपए। 10 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 14,750 रुपए रहा। और अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में बागानों में साफ सफाई का काम करें।
अब पतझड़ का मौसम आने वाला है, उससे पहले सेब के पौधों पर 5% यूरिया का छिड़काव करें ताकि पौधों को आगे के लिए ऊर्जा और अच्छा विकास मिल सके। आड़ू के टूटे तनों से बहते गोंद को रोकने के लिए बोर्डो लेप लगाएं ताकि क्षतिग्रस्त तनों में घुन या नासूर रोग लगने का खतरा ना हो। क्षतिग्रस्त तनों की देखभाल ना की जाए तो कैंकर रोग हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवा का छिड़काव करें। कीवी के बागानों की सफाई का काम करते रहें और थावलों को खरपतवार मुक्त रखें। हिमाचल के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में पके हुए सेब की तुड़ाई समय पर करने के बाद फलों की गुणवत्ता के अनुसार उन्हें छांट लें। अच्छी क्वालिटी के फल की अलग और कम गुणवत्ता वाले फलों की अलग पैकिंग करें। सेब के बागानों में अल्टरनेरिया पत्ती में झुलसा और फफूंद रोग की निगरानी करते रहें। हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में सेब को पपड़ी रोग से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा छिड़कें। चाय के बागानों में 8 से 10 दिन के अंतराल से पत्तियों की तुड़ाई करें। छायादार और ज्यादा नमी वाले हिस्सों में चाय की पत्तियों पर ब्लिस्टर ब्लाइट रोग लगने का खतरा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मटर, मूली, गाजर, पालक, मेथी और शलजम की बुआई करते रहें। रबी की फसल बोने से पहले खेत की अच्छे से सफाई करें। इन दिनों हिमाचल के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में चाइनीज गोभी, सलाद पत्ता और ब्रोकली बोना फायदेमंद रहेगा। हिमाचल प्रदेश में सरसों, गोभी, अलसी, मसूर, चना, अगेती गेहूं भी बो सकते हैं। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो अपनी फसलों का पूरा रखें ध्यान और फिलहाल हमें यहीं अनुमति दें। नमस्कार।